क्या आप चाहते हैं वो मार भी खाते रहें, चुप करके बैठे भी रहें, वो जालिम के साथ उस जुल्म में खुद भी शरीक हो जाएं? फवाद चौधरी सेकुलर कुव्वतों को खुश करने के लिए तहरीक लब्बैक के खिलाफ रोज भौंकता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज की बुरी खबर ये है, और ये अपने नवाए वक्त के पेज पे मेन हेडलाइन है, IMF शर्त, गैस महंगी, घरेलू सार्फिन मुस्तस्ना, पेट्रोल डीजल महंगा, मिट्टी का तेल महंगा, और वो कर दिए गए हैं। स्लाइडें चल रही हैं आज टीवी चैनलों पे। मौलाना का कल हम अर्ज़ कर चुके थे कि मौलाना नए इंतखाबात का मुतालबा किया है। आज ANP ने भी नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है, GDA ने भी नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है, और तो और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा ये इंतखाब जिस तरह के हुए हैं, ऐसे इंतखाबात से हुकूमतें नहीं चलती। पूरी कौम की नज़रें जिस केस पे हैं, जिसमें काजी ईसा साहब बड़ी अपनी फ़नकारियाँ दिखा रहे हैं, वो मखसूस सीटों वाला केस है। मखसूस सीटों वाला सीधा सीधा केस था। इलेक्शन कमीशन ने PTI को रजिस्टर्ड नहीं किया, उनसे कहा कि आप किसी पार्टी में शामिल हो के हमें लिस्ट दें। वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो कुछ कर रहा है वो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा देख रहा है। जो हरामज़दगी की है इस इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन ने जो वारदातें डाली हैं, एक बड़ी पार्टी का हक छीनने के लिए जो कुछ किया है, कागजात जमा तक नहीं करवाने दिए, तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा उठा लिए गए, मर्ज़ी के घटिया निशानात उनको दिए गए। इसके बावजूद वो जीत गए और फिर 9 फरवरी को फार्म 47 जारी किया गया। ये पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों, ख़ास कर जीतने वाले फराडियों को पता है कि हम कैसे जीत के आए। अगर किसी को नहीं पता तो सिर्फ पाकिस्तान में एक ही शख्सियत है, वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को कुछ पता नहीं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब 13 जजों में बैठे हुए हैं और केस को घुमा फिरा के बल्ले की तरफ लाते हैं, इसलिए कि बल्ला उनकी ज़िद बन गया है, छेड़ बन गया है। बल्ले से अब वो चिढ़ते हैं कि इसलिए कि उनको पता कि उन्होंने एक सियासी जमात का निशान छीन के उनको उनके सियासी हक से महरूम किया है। इसलिए काजी साहब अब कभी, यानी आज कल इलेक्शन कमीशन का जो वकील पेश हुआ, उसके झूठ कदम कदम पे तमाम जजेस उससे जो सवालात कर रहे थे उसके झूठ अयां हो रहे थे। उसके पास झूठ के सिवा कुछ नहीं था। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उसकी सहूलतकारी कर रहे थे, उसकी तरफ से काजी साहब बोल रहे थे बार बार, काजी साहब आपको क्या प्रॉब्लम है, आप काजी उल क़ज़ा हैं, आप फैसला होने दें। जिधर जजों की अक्सरियत देखेगी कि ये मौक़िफ़ सही है, यानी ये मौक़िफ़, इसको तो दुनिया का कोई अक्लमंद आदमी तस्लीम नहीं कर सकता कि एक जमात की सीट एक है असम्बली में, उसको 10 सीटें गिफ्ट दे दी जाएं। मुतनासिब नुमाइंदगी ये है। मुतनासिब नुमाइंदगी का भी मजाक उड़ा रहे हैं आप। एक अच्छा भला कानून अगर पाकिस्तान के पूरे इंतखाबात मुतनासिब नुमाइंदगी के मुताबिक हो जाएं तो ये रोज़ रोज़ के झगड़े लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएं। वो भी करवाने की तरफ आप नहीं आते। जो ख़वातीन की सीटें मुतनासिब नुमाइंदगी पे मुशर्रफ कर गया हुआ है, सियासी जमातों को वो सीटें तो बड़ी प्यारी हैं। अब मुशर्रफ से गिला था, गुस्सा था, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ थे। मुशर्रफ इनके बकौल जमहूरियत का दुश्मन था। ये जमहूरियत के चैम्पियन जो हैं, ये अब मुफ्त की सीटें मांग रहे हैं कि हमारी झोली में ला कर डाल दो, हमें 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए। तो देखें, बहरहाल ये केस कल तक समाअत मुलतवी हुई है। कल बल्कि जुमेरात को तो लग रहा था कि काजी पार्टी, काजी और इलेक्शन कमीशन गठजोड़ जो है ये बेनकाब हो गया और फैसला इनके ख़िलाफ़ आएगा। फिर छुट्टियों में ख़बर ये है कि काजी साहब ने कोई 1-2 जज मैनेज किए हैं, और अब काजी साहब क्या करते हैं, जज क्या करते हैं, ये कल पता चलेगा अगर कल फैसला आ गया। तहरीक इंसाफ ने इसमें पार्टी बनने की दरख्वास्त दी हुई है, और इसमें एक और दरख्वास्त डाली है कि हमारा
भल्ले की रिव्यू पिटीशन जो है वो सुनी जाए, ये दोनों भी अगर साथ शामिल हो जाती हैं और काजी साहब इसे सुनने की या बेंच सुनने की इजाज़त दे देता है, तो फिर शायद ये कल फैसला ना आ सके, कुछ और आगे चला जाए। काजी साहब इससे अब किसी दुनिया की अदालत में, किसी सेशन कोर्ट में भी खड़े हो जाए ना जाके, काजी साहब इससे जान नहीं छुड़ा सकेंगे, दुनिया में भी नहीं छुड़ा सकेंगे, आखिरत में भी नहीं छुड़ा सकेंगे। उन्होंने जुल्म किया है, जिस कुरान की वो आयतें पढ़ के हमें सुनाते हैं, उस कुरान की खिलाफ वर्जी की, उस कुरान की हुक्म अदूली की। वो तो इंसाफ का हुक्म देता है, अपने हों बेगाने हों। काजी साहब फैसलवाडा के लिए आपका इंसाफ और है, और तहरीक इंसाफ वालों के लिए, और जो 9 मई के पकड़े हुए उनके लिए आपका इंसाफ। आप केस हाथ ही नहीं लगाते, उन केसों को पूछते नहीं है। आपके पास कितनी दरखास्तें पड़ी हुई हैं, पता नहीं कितने कितने सालों की, कितने महीनों की दरखास्तें पड़ी हुई हैं। तो देखें बहरहाल इसका फैसला क्या होता है। फवाद चौधरी साहब को आजकल खारिश हो रही है। फिर फवाद चौधरी साहब को भागते हुए जिस दिन मैंने देखा, मैं तो खैर पहले ही उनकी असलियत जानता था कि फवाद चौधरी इमरान खान का साथी नहीं था, फवाद चौधरी किसी और का नुमाइंदा था। फवाद चौधरी सेकुलर कुव्वतों को खुश करने के लिए तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ रोज़ भौंकता था, और दीनी जमातों के ख़िलाफ़, और वज़ीर इत्तलाआत, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी का फैसला करता। रोयत हिलाल कमेटी का चेयरमैन उसने चुन के बनाया, अपने जैसा ही एक अब्दुल खबीर आज़ाद। उसके बारे में अवाम की क्या राय है उसे मुझे कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है। पहले मेरे साथ मौलाना साहब कुछ गुस्से हैं। अच्छा, फवाद चौधरी साहब आजकल तीर चला रहे हैं पीटीआई की क़यादत पे, उन लोगों पे जो मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़े रहे। इसको तो लोगों ने भागते हुए देखा। एक दिन ये गिरफ्तारी से बचने के लिए सारी रात सुप्रीम कोर्ट में बैठा रहा कि बाहर निकलूंगा तो मुझे पकड़ लिया जाएगा। और फिर एक दफ़ा हाई कोर्ट से निकल रहा था, किसी ने आवाज़ दी कि पुलिस आ रही है पीछे, तो इसने दौड़ लगाई। तो ये ऐसे ही हाँप रहा था जैसे वो दौड़ते हुए हाँपता है। उसका मैं नाम नहीं लेता, आप समझ जाएंगे, समझदार आदमी। इसको दावा है कि मैं पीटीआई का लीडर होना चाहिए था। ये जो लीडर हैं पीटीआई के, छोटे कद वाले हैं, मेरा कद बड़ा है। तो फवाद साहब, यहाँ कद नहीं देखे जाते, यहाँ पार्टी से वफादारी, अब पार्टी के साथ आप खड़े हैं या नहीं खड़े, या आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, ये सबको पता चल चुका है। वैसे तो खान साहब जब इक़्तिदार में थे, खान साहब भी किसी की सुनते नहीं थे। खान साहब ने बड़े बड़े गलत फैसले किए। इस वक्त उनको कुछ इसलिए नहीं कह रहा कि अब वो सज़ा काट रहे हैं। अब वो साल हो गया तकरीबन अंदर हैं, और सख्त गर्मी में एक तनूर में बंद किया हुआ उन्होंने। मैंने तो ये कमरे शमरे देखे हुए हैं, अंदर रह के देखे हुए, कितने कितने बड़े कमरे हैं, क्या सहूलतें हैं इनमें। अब हुकूमत परेशान है, अमरीकी सफ़ीर वहाँ जाना चाहता है, अमरीका से एक वफद आ रहा है सेनेटरों का, वो मिलना चाहता है खान को। अब हुकूमत परेशान है, हुकूमत कोशिश करेगी उनका कोई कमरा बदलें, कोई वहाँ एसी शेसी लगाएं, कोई सहूलतें रखें। परेशानी खान को कोई नहीं, हुकूमत को परेशानी। अब कुछ मुल्क खड़े हो गए जो दोस्त मुल्क हमारे समझे जाते हैं, और हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनमें चाइना सर फहरिस्त है, सऊदीया है, अमारात है। हर मुश्किल वक्त में उन्होंने हमारी मदद की। अब वो कह रहे हैं खान को छोड़ो, वो कह रहे हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाओ, फिर पैसे देंगे। अब हुकूमत को किसी तरफ से पैसे मिलने की उम्मीद नहीं है। ये अमेरिका के बहुत बड़े टाउट और एजेंट थे, अमेरिका ने भी जवाब दे दिया। अमेरिका ने बाकायदा इनके खिलाफ एक बड़ी करारदाद 368 वोटों से 7 वोट मुखालिफ, और हुकूमत ने गुस्सा ये निकाला है कि सफ़ीर को बरतरफ कर दिया है, इसलिए कि सफ़ीर वो करारदाद लाने से रोक नहीं सका, वहाँ लॉबी नहीं कर सका अपनी। तो ज़ाहिर है वहाँ लॉबी, यहाँ राना सनाउल्लाह जैसे लोग तो नहीं है, वहाँ अता तारड़ जैसे लोग तो नहीं हैं कि आप जिनको जिधर मर्जी पकड़ेंगे और ले जाएंगे। वहाँ अमेरिका की कांग्रेस के लोग हैं,
उनको ख़रीदना, उनको अपने मौक़िफ़ के पे कायल करना कोई इतना आसान काम तो नहीं। देख रहे हैं वो, मैंने पहले भी एक दिन अर्ज़ किया था, उनका सफ़ीर, उनके कौंसलेट कराची में, लाहौर में, पिंडी में, और उनका सफ़ीर वो क्या करने बैठे हुए यहाँ छोले बेच रहे हैं। वो यही तो देख रहे हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। तो अब कह रहे हैं जी ये तहरीक इंसाफ के लोगों ने वहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर, तहरीक इंसाफ को आप मार रहे हैं, उनके बच्चे, उनकी माएँ बहनें उठा रहे हैं, उनकी चार दीवारियाँ फैला, तो कहीं तो वो फरियाद करेंगे ना। क्या आप चाहते हैं वो मार भी खाते रहें, चुप करके बैठे भी रहें, वो जालिम के साथ उस जुल्म में खुद भी शरीक हो जाएं? तो वो तो ज़ाहिर है फिर वहाँ बाहर बैठे हुए आपको पैसे भी भेजें और आप उनके पासपोर्टों पे पाबंदियाँ लगाने की धमकियाँ भी दें, आप उन्हें मुल्क आने पे गिरफ्तार करने की धमकियाँ भी दें, तो ऐसा मियाँ साहब नहीं चलता। आपके ख़िलाफ़ बड़ी करारदाद आ रही है और खुदा ना करे उस पर अमल दरामद हो। वैसे तो उस पर अमल दरामद इस तरह का तो ज़रूर होना चाहिए। ये जितने अपने आप को अमेरिका का टाउट कहते थे और अब ये इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, इन सब पे तो पाबंदियाँ लगनी चाहिए, इनके वीज़े कैंसिल होने चाहिए, इनके सिटीज़न कार्ड जो हैं वो कैंसिल होने चाहिए, इनकी वहाँ जायदादें ज़ब्त होनी चाहिए। ये इंसानी हकूक़ के कातिल हैं। मुल्क पे पाबंदी का कोई तुक नहीं है, मुल्क इनके जुल्म में इनके साथ शरीक नहीं है। तीसरा बड़ा मौजू, आज शर्जील मेमन और नासिर शाह मिलके एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जो तकरीबन काफ़ी देर तक दिखाई गई, और उसमें फरमा रहे थे कि खालिद मकबूल सिद्दीकी जो MKM का लीडर है, उसने भुट्टो साहब की कोई तौहीन कर दी है। भुट्टो की तौहीन करके अब ये कराची में कैसे रह सकते हैं, ये गद्दार हैं, ये बताखोर हैं, ये सिंध के दुश्मन हैं, ये कोटा सिस्टम इन्होंने अपने दौर में नाफिज क्यों, वो जो मुंह में आ रहा कह रहे। तो सवाल ये है कि ये गद्दार हैं, ये बताखोर हैं, ये कातिल हैं, ये जालिम हैं, ये राह के एजेंट हैं, तो आपको शर्म और गैरत नहीं आई कि आपने इन राह के एजेंटों के साथ इत्तेहाद किया हुआ, आप इन्हें इनके साथ मिलकर हुकूमत बनाई हुई है। आप जब आप पे सर पे पड़ती है तो आप 90 पहुंच जाते हैं मिन्नत समाजत करने के लिए, फिर सब ठीक है। आज शर्जील मेमन साहब को गवर्नर टेसोरी भी याद आ गया कि गवर्नर टेसोरी भी MKM के कोटे पे बैठा हुआ है, इसको भी फारिग होना चाहिए। खुल के अवाम के सामने आओ कि ये भी एजेंट हैं, हम भी एजेंट हैं, ये राह के हैं, हम किसके हैं, हम एजेंटों ने मिलकर हुकूमत बनाई हुई है। हमने पाकिस्तान के अवाम का जीना दोबर, यानी कल मैंने कहा था कि पाकिस्तान के अवाम तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, एक शख्स उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, एक शख्स ट्रेन के नीचे आके खुदकुशी की उसने, और उसकी जेब से 3 बिल निकले बिजली का और गैस का, कि ये बिल उसकी जेब में थे जिनसे देने की उसके पास ताकत नहीं थी, जिनको देने की, वो खुदकुशी कर। यहां हरामजदगी ये है कि अपनी अय्याशियों में के बजट में इजाफा, तनख्वाहों में इजाफा। मैं कल पढ़ के हैरान हो गया, एक अपने अटार्नी जनरल पंजाब जिसकी तनख्वाह पहले 11-12 लाख थी, 60 लाख मराहत और तनख्वाह मिला के 60 लाख कर दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के घर का बिल 22 लाख 21 लाख रुपए आया, उसने अपने घर को भी गवर्नर हाउस करार दे दिया, नोटिफिकेशन कर दिया कि ये सब ऑफिस है, यानी अब उसकी बिजली भी मुफ्त, उसकी गैस भी मुफ्त, उसके तमाम अखराजात भी सरकार के खजाने पे। इस तरह ये डाकू मुल्क को लूट रहे हैं। अवाम की इनको परवाह होती तो ये इस बजट को मंजूर करने से पहले जिन्होंने कहा कि ये बजट पेश करो, उनको कहते कि हम ऐसे उहदों की बजाय इस्तीफ़ा देते हैं, हम आवाम की बद्दुआएं लेने से बचते हैं। लेकिन इनकी किस्मत में ये नहीं है। अल्लाह ताला इन जालिमों से इस मुल्क की और गरीबों को निजात अता फरमा दे। इस मुल्क को गैरतमंद, गरीबों का ख्याल करने वाला, गरीबों का कोई हमदर्द, जो खुद तो फटा पुराना लिबास पहन ले लेकिन अपनी रियाया का ख्याल करे,
आज खुद भूखा रह ले, अपनी रियाया की फिक्र करे। यहाँ मामला ही उल्टा है। अल्लाह इस मुल्क को कोई नेक दिल हुक्मरान नसीब फरमा दे।